अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पांच स्टेप्स रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के: आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस और रेवेन्यू रिकग्निशन। सबसे पहले देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, फिर देखेंगे कि हमारा वादा असल में क्या है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, फिर ट्रांजैक्शन प्राइस इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की क्या है, फिर अगर वादे एक से ज़्यादा हैं तो प्राइस को बांटना है, और जो जो वादा पूरा होता जाएगा उसका पोर्शन रेवेन्यू बनता जाएगा। ये अप्रोच है IFRS 15 की। स्टेप नंबर 1 के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, 5 कंडीशंस हैं, पांचों कंडीशंस पूरी होंगी तो स्टेप 1 पूरा हो जाएगा। प्रॉबेबल हो के मिल जाए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हो, राइट्स और पता हो, गुड से रिलेटेड, पेमेंट टर्म्स पता हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो और प्रॉबेबल हो कि कैसे मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी हो गई, स्टेप 1 पूरा हो गया। फिर अगली चीज़ मैं यहाँ से स्किप करके चला गया था, आइडेंटिफाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो गुड और सर्विस है जिसका वादा किया हुआ है, चाहे वो एक हो चाहे उस एक के कुछ यूनिट्स हों, वो है एक वादा, और उसके लिए डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी है। डिस्टिंक्ट की 2 शर्तें हैं, एक कि वो वादे बाय नेचर भी अलग अलग हों। कैसे पता चलेगा कि अलग अलग हैं? क्योंकि नॉर्मली अलग बेचे भी जा सकते हैं। और दूसरा कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपस में इंडिपेंडेंट ही हों, एक दूसरे की शक्ल ना बदल जाती हो, एक दूसरे के ऊपर हाईली इंटरडिपेंडेंट ना होते हों। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो गई तो जो नहीं, ये शर्तें पूरी हो गई तो जो अलग अलग तो डिस्टिंक्ट है, तो जितने मल्टीपल इसमें वादे नज़र आ रहे हैं वो सब अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और अगर ये दोनों पूरी ना हो सकी तो फिर जिन जिन पे पूरी नहीं हो रही वो मिलके एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। इसके लिए कल एक पास पेपर का सवाल देखा था, और अब आप आइए एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल नंबर 10 पे आए। एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा, इसमें इंग्लिश आपको थोड़ी मुश्किल लगेगी क्योंकि ये असल स्टैंडर्ड की एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं को मैंने सिर्फ थोड़ा सा काट छाँट की है, वरना वर्ड्स वही हैं। मरकज़ी ख्याल समझ आ गया तो काफ़ी है, क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं मेनली कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के लिए। अगर आपको इतनी टूटी फूटी इंग्लिश भी समझ आ गई ना कि मरकज़ी ख्याल तक पहुँच गए तो बहुत है। ये जो एग्जाम्पल 10 है ये पढ़ लें, और ये वो बात है जो मैं कल ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये पढ़ लें। अब पता चलेगा कि आपको समझ आएगी नहीं आई जब आप पढ़ेंगे। हाँ जी, वो वाली मिसाल है। हाँ जी, ये क्या मिसाल है, कौन सा?
कंबाइंड आउटपुट वाली, ये तो लिखा वर्ड मिल गया ना, कंबाइंड आउटपुट। ये वो हॉस्पिटल वाली मिसाल है कि इसमें बेशक ये सब चीज़ें अलग अलग बेची जाती हैं, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल बना के देने का किया है। ओवरऑल मैनेजमेंट हमने करनी है, चीज़ें भी सप्लाई हमने करनी है, इंजीनियरिंग भी हमने करनी है, साइट की क्लियरेंस भी हमने करनी है, बुनियादें भी हमने डालनी है, ख़रीदना भी हमने है, बना के भी हमने देना है, सारी वायरिंग भी हमने करनी है, लेकिन हमने सब मिला के उसको एक हॉस्पिटल बना के देना है। तो बेशक ये सारी चीज़ें अलग अलग बिकती हैं, लेकिन ये सब मिल के एक हॉस्पिटल की शक्ल में आने लगी हैं, इसलिए सब आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हैं और ये अलग अलग नहीं, सारी की सारी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और वो एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? हॉस्पिटल बना के देना। ये एग्जाम्पल 10, जिन्होंने पढ़ा नींद चलो आई जो आई, कुछ समझ भी आया? बस ये है इन एग्जाम्पल्स की अप्रोच कि मैंने आपको एग्जाम्पल समझानी है और एक दफ़ा आपने उनको नज़रों से गुजारना है। ये होमवर्क नहीं, क्लास के अंदर ही करेंगे, लेकिन जागेंगे तो करेंगे, है ना, जागना पड़ेगा। एग्जाम्पल 10 ओके, ठीक है। एग्जाम्पल 1 पे आए, 1 नहीं 11 पे। 11 केस ए सिर्फ, ये मैं पहले ही आपको, चलो और टाइम बचाते हैं, मैं पहले ही आपको एक समरी बता दूंगा, फिर आपका ध्यान और टाइम कम लगेगा। एग्जाम्पल 11 केस ए, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, इंस्टॉल भी करके देते हैं, बाद में अपडेट्स आए तो वो भी ठीक कर देते हैं, और टेलीफोन के ऊपर उनको मसाइल भी बताते रहते हैं। ये चारों चीज़ें हम कस्टमर को बेच रहे हैं और ये वैसे भी अलग अलग बेची जाती हैं, और अगर ये ना भी हो तो भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा। तो अब ये सारी अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। केस ए पढ़ लें। हाँ जी, ये चारों चीज़ें हम अलग अलग बेच रहे हैं और चारों अलग अलग बेची जाती हैं, तो इसलिए ये चारों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। केस बी, इनमें है, समझ नहीं आई? नहीं बताऊंगा मैं, कभी नहीं बताऊंगा। केस बी, केस बी पढ़ें। हाँ हाँ, केस बी पढ़ लें।
हाँ जी, अब की बार सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं लेकिन उसकी हालत बदल देनी है हमने, उसको सिग्निफिकेंटली कस्टमाइज़ कर देना है, मतलब चेंज कर देना। तो अब वो वाला सॉफ्टवेयर ही नहीं रह जाना, इसलिए हम इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर दोनों को मिला के एक ऑब्लिगेशन कह देंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन ने सॉफ्टवेयर की शक्ल बदल देनी है। तो अब ये दोनों मिल के ही कोई चीज़ बन जाएंगे, तो ये अब दोनों मिला के एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, बाकी अपडेट्स और टेक्निकल सपोर्ट अलग अलग ही है जी। लाइसेंस एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एक लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है। देखें, सॉफ्टवेयर जब किसी को बेचा जाता है तो वो एक लाइसेंस, जैसे आपने अगर कोई पेपर ऑनलाइन पढ़ा है ना राइस से, तो आपको वो एक लाइसेंस दिया गया है, उस लाइसेंस के तहत आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बेचा जाता है वो इजाज़त के साथ बेचा जाता है, तो उसको लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसके अलावा फिर वो क्रैक्ड और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो सॉफ्टवेयर इजाज़त समेत बेचना ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस कह लें। तो बेचा सॉफ्टवेयर है लेकिन लाइसेंस के साथ, तो ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस से मुराद है। यानी आप कह रहे हैं कि सर लाइसेंस है, तो नहीं, सिर्फ लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, इजाज़त के साथ सॉफ्टवेयर है कि तुम्हें इजाज़त है, करो यूज़, ये लो सॉफ्टवेयर। ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब है। केस सी, अच्छा, सारे बच्चे जो यहाँ भी हैं और जो वहाँ भी हैं, मैं ये कहूँगा कि आप ना इसको अपनी महरूमी ना बनाएं कि जी हमें अंग्रेज़ी नहीं आती। जितना टूटा फूटा समझ आ रहा है बहुत है। हाँ जी, केस सी की मिसाल एसी और उसको इंस्टॉल करना। एसी कोई भी इंस्टॉल कर लेगा, चलो हम इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो एसी एसी ही रहेगा, इंस्टॉलेशन उसकी शक्ल नहीं बदल देगी, उसके बाद उतार के कहीं और भी लगा सकते हैं। तो एसी और इंस्टॉलेशन दोनों अपनी अपनी शक्लें अलग बरकरार रख रहे हैं, और ना ही आपस में कोई हाईली इंटर रिलेटेड है, ना एक दूसरे की शक्ल बदल रही है। इसलिए ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। क्या इनका मतलब क्या है इस मिसाल में, या वैसे पूछ रहे हैं? हाँ, वही तो बातें समझा रहा हूँ, दोबारा वो चीज़ दोबारा बताता हूँ। ए का मतलब है कि ये जो एक से ज़्यादा वादे हैं, जैसे एसी बेचना, इंस्टॉल करना, ये अलग अलग बेचे जाते हैं, बाय नेचर ये इंडिपेंडेंट है। ये पॉइंट ए का मतलब है। पॉइंट बी ये है कि बेशक ये अलग अलग बेचे जाते हैं, लेकिन क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इनकी अपनी बरकरार रहेगी शनाख्त, या ये एक दूसरे को बदल देंगे, या एक दूसरे के साथ मिलके कुछ और ही बन जाएंगे? अगर एक दूसरे के साथ कुछ और ही बन जाएंगे, मिलके एक दूसरे को बदल देंगे, तो फिर इनकी शनाख्त ख़त्म हो जाएगी। ये चार मार्कर्स हैं, ये चारों अलग अलग पड़े हों तो ये चार मार्कर हैं। अगर इनको एक साथ पैकेट में रख दें, अब भी ये चारों की शनाख्त बरकरार रही ना। ये मतलब है कि ये बेशक इकट्ठे आ गए लेकिन अपनी शनाख्त बरकरार है। लेकिन अगर इनके साथ मिलने से ये सब मिल के, वो जैसे वो
बचपन में ना कुछ कार्टून होते थे, कैप्टन प्लैनेट, और मेरे बचपन में होते थे, वैसे आपको तो पता भी नहीं होगा, हैं? नहीं, डोरेमोन, पावर रेंजर्स, और वो ना कुछ 4-5 अलग अलग शेर हैं, वो मिलके फिर एक बड़ा सारा बोर्ड बन जाएंगे। तो अगर तो इनकी अपनी शनाख्त एक पैकेट में रखने से बरकरार है, ये स्टिल चारों इंडिपेंडेंट है विद इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर इनकी शक्ल बदल जानी है, इन चारों ने मिलके कोई पर्पल कलर का मार्कल बन जाना है, तो चारों की शनाख्त गई, अब वो एक नई चीज बन गई, अब ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट नहीं रहे। सीमेंट, ईंटें, मजदूरी, ये सब अलग अलग हैं, लेकिन जब ये बिल्डिंग की शक्ल में बन जाएंगे, फिर सीमेंट सीमेंट नहीं रह जाएगा, फिर ईंटों की वो शक्ल नहीं रह जाएगी, फिर अगर उस बिल्डिंग को अलग तोड़ेंगे तो सीमेंट अलग नहीं हो सकेगा, उसकी शनाख्त खत्म हो गई। पेंट है, पेंट 2-4 चीज़ों को मिला के दीवार पे जब कर दिया तो उस पेंट की शक्ल बदल गई। तो ये है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनकी पहचान बरकरार रहे तो भी पूरा हो रहा है, और अगर उनकी पहचान बदल गई, आपस में मिक्स हो गए, चीज़ बदल गई, तो फिर वो अपनी पहचान बरकरार नहीं रख सके। अच्छा, ये जो मैं आपको पढ़ने को कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स, ये मेरे सामने तो आप लोग ही बैठे हुए हैं, अगर तो आप लोग वाकई पढ़ रहे हैं और उसको खुद पढ़ के कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, फिर तो मैं ये एक्टिविटी कराऊँ, वरना अगर मुंह नीचे करके बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं कि मैं ही कोई दूंगा, तो फिर मैं पहले ही अपनी राय दे के आगे बढ़ता हूँ। पढ़ रहे हैं, सी पढ़ लिया, डी, ये डी जो है ना, ये मैंने कल एंड पे एक चीज़ कही थी कि बदमाशी उनको आपस में हाईली इंटरलेटेड नहीं कर देगी। यानी अगर वो कह रहे हैं कि हमसे लगवाओगे एसी तो हम लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाते, जाओ निकलो यहाँ से, ये बदमाशी उनको हाईली इंटरलेटेड नहीं कर रही, वो फिर भी सेपरेट रहेंगे। चलें, केस डी, हाँ जी। तो अब ये अलग अलग हैं, हालांकि वो तो बदमाशी कर रहा है कि मुझसे ही इंस्टॉलेशन कराओगे तो एसी बेचूंगा, फिर भी चूंकि वो बाय नेचर अलग चीज़ें हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर शक्लें नहीं बदल रही हैं, तो वो सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी कि हमसे ख़रीदोगे तो ही हम इंस्टॉल करेंगे, तो इसलिए ये दोनों स्टिल सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि अगर कॉलेज पॉलिसी बना ले कि बेटे कम से कम 2 पेपर पढ़ोगे तो एडमिशन मिलेगा, तो ये जस्ट एक पॉलिसी है, इससे वो पेपर आपस में हाईली इंटर रिलेटेड नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन रहेंगी। ये केस सी के अंदर, केस डी में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअली एज पर कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर से रिक्वायर्ड है कि वो हमसे ही इंस्टॉलेशन करवाए। चलें ऐसे कह लें, हाईली इंटर रिलेटेड नहीं है। इंटर रिलेटेड तो इस तरह से है कि एसी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ये 2 मार्कर्स अलग अलग पड़े हुए तो ठीक है, ये तो बिल्कुल इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन एसी को तो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंटर रिलेटेड तो है, लेकिन हाईली इंटर रिलेटेड नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि वो हमारे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता था, हमारी इंस्टॉलेशन सर्विसेज स्पेशली डिज़ाइन फॉर दैट एसी थी, और किसी के लिए वो हो ही नहीं सकती वो सर्विसेज सिर्फ इस एसी के लिए डिज़ाइन है, बाकी एसी के लिए नहीं है, तो फिर ये हाईली इंटर रिलेटेड और हाईली इंटर डिपेंडेंट हो गए। केस ई,
हाँ जी, पढ़ लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अंग्रेज़ी के कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे ना, तो इन एग्जाम्पल्स को मेरा आपसे पढ़ाने का मकसद मेनली कॉन्सेप्ट पहुँचाना है। अगर टूटा फूटा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बहुत है। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि हमने कस्टमर को गाड़ी बेची और 4 डब्बे इंजन ऑयल के भी बेच दिए, तो वो गाड़ी और इंजन ऑयल आप इसमें हाईली इंटर रिलेटेड, वो इंजन ऑयल के डब्बे कहीं और से कोई खरीद सकता है, तो वो आपस में हाईली इंटर रिलेटेड नहीं है। वो गाड़ी अभी फ़िलहाल यूजेबल है, बाद में कभी इंजन ऑयल चेंज कराना भी होगा तो वो कहीं और से ख़रीद लेगा, चलो हमने बेच दिए। तो वो इंजन ऑयल के डब्बे और गाड़ी, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये यहाँ पर ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट को समझाया हुआ है, द इक्विपमेंट इज ऑपरेशनल विदाउट एनी सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन, यानी रेडी टू यूज़ है। और कंज्यूमेबल्स ये बाद में कभी ना कभी प्री डिटर्मिन इंटरवल्स ओवर नेक्स्ट 3 ईयर। तो गाड़ी और इंजन ऑयल, मोटरसाइकिल और इंजन ऑयल, ये मिसाल है केस की। तो वो मोटरसाइकिल और इंजन ऑयल अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। वो इसलिए क्योंकि होंडा की मोटरसाइकिल है तो उसका ऑयल होंडा वाले ही बनाते हैं, लेकिन वो होंडा वाले सिर्फ अपनी दुकान से नहीं बेचते, उनके 500 डीलर्स भी हैं। देखें, होंडा एक एंटिटी है, वो अगर अपने शोरूम से किसी को मोटरसाइकिल बेच रहे हैं और उसी शोरूम से किसी को इंजन ऑयल बेच रहे हैं, तो वो इंजन ऑयल उस होंडा कंपनी के शोरूम की बजाय और दुकानों से भी मिल जाता है। मैन्युफैक्चरर वही हैं लेकिन वो और दुकानों से भी मिल रहा है। तो इसलिए इंजन ऑयल और बाइक्स ये अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हाँ जी, हाईली इंटर रिलेटेड, हाईली इंटरडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ये आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, ये नहीं है इंटर रिलेटेड। लेकिन एसी इंस्टॉल करना, हाँ आपस में इंटर रिलेटेड है। उसी एसी को इंस्टॉल करना है ना, ये तो नहीं कि एसी वो पड़ा इंस्टॉलेशन वो पड़ी है। तो इंटर रिलेटेड हैं, लेकिन हाईली इंटर रिलेटेड का मतलब है कि वो स्पेशली एक दूसरे के लिए ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि बाकियों के लिए फिर वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। जैसे अगर बहुत टेक्निकल मशीन है, उसको हैंडल करने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए जो प्रोसीजर्स बनाए हैं कि बंदा एक वहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, फलाने टूल यूज़ होंगे, वो बाकी एसीज़ के लिए नहीं है। अब ये हाईली इंटर रिलेटेड हो गए। इन मिसालों में और जो मैंने 2-4 मिसालें दी हैं, ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाली बात कन्वे हो सकी कि नहीं हो गई? कुछ पूछना है? कुछ तो थर्ड पैराग्राफ में मुझे इन एडिशन ही नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, पहली लाइन में इन एडिशन नीदर द इक्विपमेंट और कंज्यूमेबल आर सिग्निफिकेंट। मशीन भी वैसी की वैसी है और इंजन ऑयल डलने से मशीन नहीं बदल जाएगी। वो तो सिर्फ जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया तो वो गाड़ी को नहीं बदल देगा। तो ये एक दूसरे से कस्टमाइज नहीं हो रहे, मॉडिफाई नहीं हो रहे। चलें जी वापस चैप्टर के नोट्स पे। शुरू में पेज 268, स्टेप 2 डन। स्टेप 3 ये सबसे लेंथी चीज़ है। स्टेप 3 पे आ गया, ये न्यूमेरिकल भी है और सबसे लेंथी यही चीज़ है। स्टेप 3 है पूरे कॉन्ट्रैक्ट की, पूरी ट्रांजैक्शन की, एसी की अलग, इंस्टॉलेशन की अलग नहीं, पूरी ट्रांजैक्शन की प्राइस निकालना, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, पूरी ट्रांजैक्शन की। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगी प्राइस इस पूरी ट्रांजैक्शन की? जो हम कस्टमर को कोट कर रहे हैं, जो हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट यही होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वेरिएबल इन नेचर होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी अनसर्टन होंगी। मिसाल के तौर पे कस्टमर को हमने कहा कि हम तुम्हें जो मशीन बेच रहे हैं ये है 50 लाख की, लेकिन अगर ये अच्छी ना चल सकी तो हम तुम्हें 2 लाख वापस कर देंगे। अब ये 50 लाख में 2 लाख का एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया। पक्का कितना है? 48 लाख। पक्का 48 लाख है, पक्का 48 लाख है, क्योंकि 48 तो मिलना ही मिलना है। 2 वापस ना करना पड़ा तो 50 और 2 वापस करना पड़ गया तो नेट 48। तो 48 पक्का है, लेकिन 2 के भी कहीं ना कहीं चांसेस हैं।
और मिसाल, घर बना के दिया और कस्टमर को कहा कि इस घर बनाने के हम तुमसे 25 मिलियन लेंगे। अगर घर बहुत अच्छा बना दिया, जो तुमने कहा है उससे ज़्यादा तुम्हें पसंद आ गया, तो 5 लाख और दे देना। अब 25 लाख तो वो देगा ही देगा, हो सकता है 5 लाख का बोनस भी दे दे, तो 25 लाख पक्का, 5 लाख कच्चा कच्चा। एक और मिसाल, कस्टमर को ये कहा है कि हम तुम्हें ये गुड्स बेच रहे हैं तो ये सारी चीज़ें 2.5 लाख की, लेकिन अगर तुमने मज़ीद चीज़ें ख़रीद ली तो चलो हम उनको 2.40 कर देंगे। अब उसमें 2.5 लाख कहा तो है, लेकिन उसमें कमी हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्राइस में एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है? जो प्राइस कोट की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। वो एडजस्टमेंट्स क्या हैं? वो हैं 5 प्राइस में होने वाली एडजस्टमेंट्स। फिर बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन प्राइस से मुराद एसी की प्राइस नहीं है। अगर एसी बेचना, डिलीवर करना और इंस्टॉल करना ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के जो टोटल पैसे तय हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। वो अमाउंट बाय डिफॉल्ट क्या होगी? जो हम प्राइस कोट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। वो एडजस्टमेंट्स 5 तरह की हैं, एक एक करके बताता हूं। पहली एडजस्टमेंट है, अच्छा पहली एडजस्टमेंट और दूसरी एडजस्टमेंट ये एक ही मिला के समझा रहा हूं, इसलिए मैंने इनको इकट्ठे लिख दिया। पेज नंबर 268 पे हूं मैं, स्टेप नंबर 3। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है ये आपने रटना है। ट्रांजैक्शन प्राइस होती क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है, तो ये आप लाइन उगल देंगे वहाँ। पेज 268 स्टेप 3 पॉइंट नंबर 1, ये कहा है मैंने रट्टा लगाना है कि ट्रांजैक्शन प्राइस होती क्या है। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी, बस यहीं रुक गया मैं, एक्सपेक्ट्स का वर्ड नहीं बोल रहा, एक्सपेक्ट्स का वर्ड अभी इग्नोर, एक्सपेक्ट्स का वर्ड छुपा के आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच एन एंटिटी टू बी एंटाइटल्ड, यानी जो उसको मिलनी है इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज देने से, एक्सक्लूडिंग अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज। अगर कस्टमर को हमने कहा कि है तो चीज़ 1 लाख की, लेकिन सरकार ने कहा है कि तुमसे हम 15,000 रुपये और लें, तो तुम 1,15,000 दे दो, नाराज़ नहीं हो ना, बस 1,15,000 दे दो। तो अब हम पैसे ले कितने रहे हैं? 1,15,000, लेकिन 15 हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस 1,15,000 नहीं होगी, 1 लाख होगी। ये मतलब है एक्सक्लूडिंग अमाउंट्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। ये मतलब है इस बात का कि 15,000 छोड़ दें, बाकी ट्रांजैक्शन प्राइस है। ये एक्सपेक्ट्स मैंने अभी नहीं समझाया। तो ट्रांजैक्शन प्राइस वो अमाउंट है जो हमें मिलनी है। ओके, अब इसमें एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट और दूसरी मिला के वेरिएबल का वर्ड है दोनों में, एक है वेरिएबल कंसिडरेशन और एक है कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, यानी वेरिएबल कंसिडरेशन। मिला के समझाऊंगा तो इनमें फ़र्क भी करने की ज़रूरत नहीं होगी कि वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है और कंस्ट्रेनिंग एस्टीमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है। तो हम वेरिएबल कंसिडरेशन की बात करते हैं। वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल यानी जो भी कच्चा कच्चा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, ये वेरिएबल है। जैसे मैंने पहली मिसाल दी थी कि प्राइस हमने बोली 50 लाख, लेकिन 2 लाख वापस भी करने पड़ सकते हैं। पक्का पक्का क्या है? 48, 2 लाख वेरिएबल बोला जाएगा। हो सकता है हमें बच जाए, हो सकता है वापस करना पड़े। दूसरी मिसाल मैंने दी थी कि घर बना के देंगे 25 मिलियन का, और साथ अगर उसको अच्छा लगा तो 5 लाख वो बोनस दे दे, तो पक्का पक्का क्या है? 25 मिलियन, और कच्चा कच्चा 5 लाख। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, इसको वेरिएबल कंसिडरेशन कह रहे हैं। और मिसाल, अगर कस्टमर को हमने कहा है कि 2.5 लाख की चीज़ बेचेंगे, लेकिन अगर तुमने हमसे और चीज़ें ख़रीद ली तो हम उसको 2.40 कर देंगे। पक्का पक्का क्या है? 2.40, पक्का 2.40 है। 2.40 तो है, हो सकता है 2.50 हो, नहीं तो 2.40 तो है। तो 10,000 कच्चा पोर्शन है। कच्चा पक्का, पक्का कच्चा, ओके।
इनकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से हम एक एक करके ना न्यूमेरिकली देखते जाएंगे इनको। एक मिसाल हो गई डिस्काउंट की, ये मैं वेरिएबल कंसिडरेशन की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कैन वेरी बिकॉज ऑफ डिस्काउंट्स। 250 240 की मिसाल दी मैंने, 250 240 की मिसाल। रिबेट्स वो भी डिस्काउंट ही है। रिफंड्स ये भी इसी तरह की चीज़ है। क्रेडिट्स वो भी ऐसे ही हैं। प्राइस कंसेशन ये भी वही है। इंसेंटिव्स वो जो 5 लाख के बोनस की मिसाल दी है। परफॉर्मेंस बोनसेस वही है। पेनल्टीज़ जो 2 लाख कटने की बात की थी। ये मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं वेरिएबल कंसिडरेशन की। ये वो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिनमें कच्चा कच्चा पोर्शन आ रहा है। इनको अब किस तरह से कैलकुलेट करना है, इसके 2 हल हैं। आइस 37 पढ़ा था अभी, बल्कि पढ़ रहे हैं, और जो लोग जुलाई में सुन रहे होंगे पढ़ा था। आइस 37 में प्रोविज़न की कैलकुलेशन बताते हुए एक सिनेरियो बना था जहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ थी। उनको 2 तरह से सॉल्व करना बताया था। अगर उनमें से कोई एक ही होगा, यानी हाँ या ना वाली सिचुएशन है, तो जिसके चांस ज़्यादा हैं, और अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटी समेशन, वही 2 बातें ये आगे बुलेट पॉइंट पे लिखी हुई हैं। अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होंगी तो समेशन पी एक्स, और अगर हाँ या ना वाली सिचुएशन होगी तो जिसके चांस ज़्यादा होंगे। हाँ के चांस ज़्यादा होंगे तो हाँ, ना के चांस होंगे तो ना। ये बात मिसालों से समझ आएगी, ऐसे बग़ैर मिसाल के अंग्रेज़ी से समझ नहीं आएगी। तो आप आइए अब क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 11। डिसेंट कंस्ट्रक्शंस पढ़िए, मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन 11 पढ़ें, मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ जी, पढ़ लिया। इसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा, पहले सिर्फ समझा रहा हूँ। हम डीसी हैं और हमने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसको हम एक एसेट बना के देंगे 20 मिलियन का, और इसके अलावा हमें 2 मिलियन का बोनस मिलेगा जब टाइम पे पूरा कर लेंगे। यानी टाइम पे पूरा कर लिया तो 22 मिलियन मिलेगा। लेकिन अगर हम टाइम पे पूरा ना कर सके तो इनमें से पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। हर हफ्ते के पीछे 10% बोनस कट जाएगा। अगर हमने 1 हफ्ता लेट किया तो 2 मिलियन में से 10% कट जाएगा, यानी 2 लाख कट जाएगा। फिर 1 हफ्ता लेट किया 2 लाख और कट जाएगा। फिर 1 हफ्ता लेट किया 2 लाख और कट जाएगा। अच्छा, अब ये बात डिबेटेबल है कि 2 लाख 2 लाख 2 लाख कटेगा या रिड्यूसिंग बैलेंस पे होगा। नहीं, ये बात डिबेटेबल है, ठीक है। इस अंग्रेज़ी में मैंने ये बात नहीं मेंशन की, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख भी ठीक है, और 2 लाख 1,80,000 1,62,000 ये भी ठीक है। पॉइंट इस वक्त सिर्फ इतना है कि 20 मिलियन तो है पक्का,
2 मिलियन है कच्चा, 2 भी हो सकता है, 18 लाख भी हो सकता है, 16 लाख भी हो सकता है, 14 लाख भी हो सकता है। तो ये पक्का है, ये कच्चा है। अब हम पढ़ने ये लगे हैं कि इस कच्चे को कैसे अकाउंट फॉर करना है, क्या पूरा 2 साथ मिलाना है या नहीं मिलाना है, ये चीज़ सीखने लगे हैं। अंदाज़ा ये है डीसी एस्टिमेट्स के 60% चांसेस हैं कि हम लेट नहीं करेंगे, 30% चांस हैं कि 1 हफ्ता लेट हो जाएंगे, 10% चांस हैं कि 2 हफ्ते लेट हो जाएंगे। इस सवाल की अंग्रेज़ी में कोई और एतराज़ है तो पूछें। इस सवाल का मैं आंसर अभी करता हूँ। क्वेश्चन 12 पढ़ें। हाँ जी, पढ़ लिया। 250 मिलियन पक्का है और 25 मिलियन कच्चा है। 250 मिलियन की प्राइस तय हो गई, 25 मिलियन बोनस मिलेगा अगर हमने टाइम पे पूरा कर दिया तो। कर देंगे, चले इंशाल्लाह कर देंगे। लेकिन इन दोनों सवालों में बोनस के हवाले से फ़र्क ये है कि 25 मिलेगा या नहीं मिलेगा, दरमियान का रास्ता कोई नहीं है। यहाँ पर 2 भी मिल सकता है, 18 लाख भी मिल सकता है, 16 लाख भी मिल सकता है, 14 लाख भी मिल सकता है, 12 लाख भी हो सकता है। इन दोनों में फ़र्क है, ये बस हाँ या ना है, यानी या तो 25 मिलना है या 25 नहीं मिलना है, 22.5 नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पर 2 मिलियन भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। अगर 2 में से कोई एक ही हो सकता है तो नोट्स पे आए 268 पे। तो फिर वो लेंगे जिसके ज़्यादा चांस है। लेकिन अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और जो हमें लग रहा है उसके अलावा भी हो सकता है, तो फिर समेशन पी एक्स करेंगे। अगर 2 में से कोई एक ही हो सकता है और नहीं हो सकता, तो उनमें से कौन से बात को लेंगे जिसके चांस ज़्यादा हैं। जैसे इस सवाल में या तो बोनस मिलना है या नहीं मिलना है, यानी या तो 250 में प्लस 25 होना है या नहीं होना है। इसके मसले का हल समेशन पी एक्स नहीं है। इस मसले का हल है 25 के चांसेस ज़्यादा हैं तो ले लेंगे, ना के चांसेस ज़्यादा हैं तो छोड़ देंगे। लेकिन इसमें मैनेजमेंट ने जो अंदाज़ा बताया, क्या अंदाज़ा बताया कि 60% चांस है कि ऐसे होगा, 30% है कि ऐसे होगा, 10% है कि ऐसे होगा, तो इसके अलावा भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, तो फिर समेशन पी एक्स लेंगे। इन मसलों के वेरिएबल के 2 हल हैं, या तो हाँ या ना की सिचुएशन होगी या मल्टीपल पॉसिबिलिटीज की सिचुएशन होगी। अगर हाँ या ना की होगी तो जिसके चांस ज़्यादा हैं, और अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं तो समेशन। ये 2 ही हल हैं। ये पेज 268 पे लिखी हुई अंग्रेज़ी पढ़ लें पहले, फिर हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कैन वेरी बिकॉज ऑफ, मिसालें आ गई। अब होगा क्या, एन एंटिटी, मैं पेज 268 पे हूँ, स्टेप 3 पॉइंट नंबर 2 एडजस्टमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ए और बी इकट्ठे बता रहा हूँ। उसमें 1.5 लाइन के बाद, लोकेशन सही भेज दी आपको, एन एंटिटी शेल एस्टिमेट एन अमाउंट ऑफ वेरिएबल, यानी कच्चे को ऐसे हैंडल करेंगे जो कि या तो समेशन पी एक्स होगी या फिर मोस्ट लाइकली अमाउंट होगी। अब ये आपने सवाल को देख के फैसला करना होगा कि इन दोनों में से क्या है। क्वेश्चन 12 पे आ जाए। क्वेश्चन 12 या तो 25 का बोनस मिलना है या नहीं मिलना है। 95% लाइकली है, यानी 95% चांसेस हैं कि हम टाइम पे काम कर लेंगे। इसका मतलब बोनस मिलने के चांसेस 95%, ना मिलने के चांसेस 5%। तो बोनस को शामिल करें या ना करें? करें।
तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 275 मिलियन। देखें दो ही बातें, उनमें से जिसके चांस ज़्यादा हैं, कितने से ज़्यादा हैं? 50% से। और अगर दोनों के 50-50 हैं तो नहीं, दोबारा बताओ, नहीं 50 से नहीं, कंसल्टेंट से कहेंगे सही से बताओ, 50-50 कुछ नहीं होता। तो जिसके चांस ज़्यादा हैं वो मानेंगे। ये है अगर सिर्फ दो में से कुछ एक होगा। क्वेश्चन 12 में ये दो में से एक वाली बात समझ आ रही है, या बोनस मिलना है या नहीं मिलना है। तो अगर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर शामिल कर लेंगे, ना मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं तो बस 250। क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 11, इसमें हाँ या ना है या समेशन पी एक्स? इसमें समेशन पी एक्स लगेगा। देखें ऐसे, जो पक्की प्राइस है, रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की? ट्रांजिशन प्राइस ना। तो जो फिक्स पोर्शन है वो तो है ही है 20। बोनस इसको दो तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो जितना बोनस मिलना है उसका समेशन पी एक्स कर लें, या दो में से जितना कटना है उसका समेशन पी एक्स कर लें। दोनों तरह से प्रेजेंट कर देता हूं। ये तो मिलना ही मिलना है, ये बोनस है, लेकिन ये कट सकता है। कितना कट जाएगा? 10%, यानी 2 लाख। लेकिन इस बात के चांसेस 30%। ये बात दोबारा सुने, 60% चांस किस बात के हैं? कि हमारे पैसे नहीं कटेंगे, 22 मिल जाएंगे। लेकिन कटने के चांसेस हैं 30% चांसेस किस बात के हैं? कि 1 वीक लेट होगा, यानी 2 मिलियन में से 2 लाख कट जाएगा। टेन % चांसेस किस बात के हैं? कि 2 वीक्स लेट हो जाएगा, 4 लाख कट जाएगा। टू 1 आगे 9 और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल सही नहीं है, 4 लाख क्या है? दूसरा तरीका बताता हूं, उससे शायद समझ आ जाए। फिक्स प्राइस 2 मिलियन, 20 मिलियन। बोनस 60% चांस है कि पूरा 2 मिलियन मिल जाएगा। थर्टी % चांस है कि 1 वीक लेट होगा, यानी 18 लाख मिलेगा। 10% चांस है कि 2 वीक्स लेट, यानी 2 लाख 2 लाख 4 लाख कट जाएगा, यानी 16 लाख मिलेगा। तो बोनस का समेशन पी एक्स हो गया 19 लाख। तो भी ठीक है, सवाल में ऐसी कोई कैद नहीं है कि आप इसको 2 लाख 2 लाख 2 लाख करें या 18 लाख का 10% कम कर लें। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये बोनस की एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या ऐड क्यों? ये समझ आ गया? नहीं है, ये यही। तो जो कच्चा कच्चा पोर्शन है, या तो वो दो में से कोई एक सिनेरियो होगा, तो किसको पिक करना होगा? जिसके चांस ज़्यादा हैं। और अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं तो समेशन पी एक्स। क्वेश्चन नंबर 13,
हाँ जी, या तो 10 मिलियन पेनल्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो अब ये दो में से ही कोई एक बात है, और 80% चांस हैं कि पेनल्टी नहीं पड़ेगी, तो इसलिए 100 मिलियन। हाँ जी, क्वेश्चन 13 100 मिलियन। ओके, जाग रहे हैं? किसी को क्वेश्चन 13 में कोई अंग्रेज़ी का इख्तलाफ परेशानी? क्वेश्चन 14। हाँ जी, समेशन पी एक्स या हाँ या ना? हाँ या ना। 5 मिलियन की प्राइस तय हो गई। प्राइस किस बात की तय हुई? हम 1 साल तक कस्टमर की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, बुक कीपिंग सर्विसेज हम उनको अकाउंटिंग करके दिया करेंगे 1 साल तक। इसके लिए 5 मिलियन तय हो गए, और ये भी कहा कि अगर हमारी गलतियाँ 10 से कम निकली तो हमें 5 लाख बोनस मिल जाएगा, और अगर 10 से ज़्यादा निकली तो बोनस नहीं मिलेगा। तो या तो 5 लाख मिलेगा या नहीं मिलेगा, और हाईली प्रोबेबल है कि हमारी गलतियां 10 के अंदर अंदर होंगी, तो फिर बोनस मिलेगा। इसलिए 5 मिलियन प्लस 5 लाख। हाँ जी, यहाँ तक ओके? ये बोनस, पेनल्टी, हाँ या ना, समेशन पी एक्स, ये वो वाली बात होगी। और वेरिएबल की मिसालों में बोनस हो गया, पेनल्टी हो गई। अब आते हैं रिफंड पे। रिफंड पे आते हैं। ये मैं आपको ना क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ही समझाता हूँ। क्वेश्चन 15 पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करता हूँ। अभी तक पेपर में नॉर्मली जो टेस्ट होता है ना, वो 4-5 तरह की छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो हाँ कह सकते हैं। लेकिन क्या इतना सिंपल होगा? नहीं, मुश्किल होगा। अभी तो बिल्कुल बेस बना रहा हूँ ना, तो इसलिए आसान आसान है, फिर एग्जाम से प्रैक्टिस करेंगे तो वो मुश्किल मुश्किल भी है। क्वेश्चन 15 पढ़ लें, उसको सॉल्व करवाते करवाते मैं आपको रिफंड्स का ट्रीटमेंट सिखाता हूँ। अच्छा, 1 मिनट, मैंने एक चीज़ फिर बता दूँ। हम लोग इस वक्त पढ़ ये रहे हैं कि ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है। ट्रांजैक्शन प्राइस वो अमाउंट है जो हमने तय की है, लेकिन उसमें कुछ अनसर्टेन पोर्शन हो सकता है, यानी कुछ अमाउंट है जो माइनस प्लस हो सकती है। वो जो माइनस प्लस हो सकती है अमाउंट, वो है वेरिएबल कंसिडरेशन। उसको कैसे हैंडल करना है ये सिखा रहा हूँ। अब उसकी मिसालें क्या क्या हैं? डिस्काउंट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, पेनल्टी पड़ सकती है, रिफंड्स हो सकते हैं। ये इनकी मुख्तलिफ मिसालें हैं। अब इन सब मिसालों को एक एक करके हम लोग सवालों की शक्ल में सीख रहे हैं। पेनल्टी, बोनस हो गया, अब मैं रिफंड सिखाने लगा हूँ। उसके लिए क्वेश्चन 15 पढ़ लें, क्वेश्चन 15 पढ़ लें, मैं करता हूँ बोर्ड पे सॉल्व। हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं चलूँ। अच्छा, अभी हम कौन सा स्टेप सीख रहे हैं? 3, स्टेप 3। लेकिन मैंने 5 स्टेप्स बता इसलिए दिए थे कि
स्टेप 3 के सवाल करते करते हम स्टेप 5 भी लगा रहे होंगे। स्टेप 5 क्या है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये बताया इसलिए था क्योंकि स्टेप 3 सिखाते हुए हम लोग बहुत सारी दफ़ा स्टेप 5 लगा रहे होंगे। इसमें हमने 100 लोगों को चीज़ें बेची हैं और अभी जो आपसे पहला पेज का एक पोर्शन छुड़वाया था ना, पेज 266 में, वहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अगर बिल्कुल एक जैसे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट हैं तो उनको कंबाइन लेके चल सकते हैं। अब ये 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और उन 100 कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जिस तरह वारंटी प्रोविजन हम पूरी क्लास के लिए अकाउंटिंग डिसाइड करते थे, तो इनमें भी हम पूरी क्लास, क्योंकि सब एक जैसे हैं, तो पूरी क्लास को सामने रख के अकाउंटिंग कर सकते हैं। हुआ यह है कि 100 यूनिट्स बेचे हैं हमने, 500 रुपये का एक, लेकिन कस्टमर को कहा है कि अगर तुम वापस करना चाहो तो 30 दिन का टाइम है, तुम वापस कर सकते हो। अब इसमें वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होगी? वो जो रिफंड होने हैं तो वो प्लस माइनस हो सकता है ना। कब पता चलेगा? महीने बाद। तो तब तक तो वेरिएबल है ना, इसलिए ये वेरिएबल कंसिडरेशन के अंदर आ गया। अब इसको हैंडल कैसे करना है देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ। 1 जनवरी 18 कैश कितना डेबिट? 100 इंटू 500 रुपये कितना? 50,000। कैश डेबिट पे एतराज नहीं। पेज 268 पे आए, पेज 268, पेज 268। हाँ जी, पेज 268 पे पहुंचे। ये जो वेरिएबल कंसिडरेशन यानी वो जो प्लस माइनस पता नहीं वाला पोर्शन है, इसको शामिल करने के लिए एक आईएफआरएस की तरफ से ना एक नसीहत है कि आप अमाउंट कैलकुलेट करते हुए अच्छी तरह सोच लें, बहुत मोहतात होकर सोच लें। बस कोशिश करें कि कल को रिवर्स ना करना पड़े। जैसे अभी पिछले सवाल के अंदर बोनस शामिल किया था, वो जो अकाउंटिंग का बुक कीपिंग सर्विसेज का था, तो 5 मिलियन फीस और 5 लाख बोनस अभी तो किया यार। तो आईएफआरएस 15 की अप्रोच ये है कि आप फिर तसल्ली कर लें कि मिल जाएगा 5 लाख, पूरी तसल्ली कर लें। अगर मिल जाएगा तो अभी उसको रेवेन्यू माने, ये ना हो कल को रिवर्स करना पड़ जाए। बस इस चीज़ से आईएफआरएस 15 मोहतात कर रहा है कि रिवर्सल ना, गंद ना मचाना, कल को वो बेइज्जती हो जाएगी, फिर हमें कल को रिवर्स ना करना पड़े। अच्छा तो फिर कल ही रिकॉर्ड कर लो, फिर रिकॉर्ड ही ना करो है। लेकिन अगर चीज़ अभी बेच रहे हैं तो फिर सेल अभी रिकॉर्ड करनी है। तो इसलिए बस सिर्फ एहतियात ये है कि एहतियात के साथ अंदाज़ा लगाएं, कोशिश ये करें कि कल को रिटर्न ना डालनी पड़े, कल को रिवर्सल ना डालना पड़े। पेज 268, ये जो अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू और मोस्ट लाइकली वाली बात पढ़ रहे थे, इससे अगला पैराग्राफ, इससे अगली ही लाइन, ट्रांजैक्शन प्राइस शैल इंक्लूड द अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, हैं देख रहे हैं, ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर। आप इतनी अमाउंट वेरिएबल की वाली पोर्शन शामिल करें कि कल को रिवर्स ना करनी पड़े। इसी से 10 लाइनें ऊपर, पॉइंट नंबर 1। अब पढ़ें पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स, यानी अंदाजा लगाना पड़ेगा। वो जो अंदाजा लगा के आंसर निकलेगा, जो 21,9 मिलियन निकला था, वो अंदाजन अमाउंट थी ना। ये एक्सपेक्ट्स का मतलब है कि ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हुए कोई अंदाजे लगाने पड़ रहे हैं तो लगा लें। वो जो अंदाजे लगाने के बाद अमाउंट निकलेगी वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। और नीचे जो बात अभी पढ़ा रहा था, अंदाजा लगाते हुए ख्याल कर लेना
कल को बेइज्जती ना कराना, पहले ही मोहतात होकर अंदाजा लगा लो कि कल को रिवर्स ना करना पड़े, ये ऑब्जेक्टिव है। चलें क्वेश्चन 15 पे आए वापस, बस क्वेश्चन 15 करके छुट्टी। क्वेश्चन 15 पे आए वापस, अच्छा क्वेश्चन 15 करके छुट्टी, करके। क्वेश्चन 15 में 1 जनवरी को हमने बेच 100 दिए, पैसे पूरे ले लिए, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है इन सबको सेल कहने पे, क्योंकि हमें यह लगता है कि 8 वापस आ जाने। ये 8 तो नहीं लिखा कहीं, 92 हैं जो वापस नहीं आएंगे, तो हमें लग रहा है कि 8 वापस आ जाने। तो फिर हम आज उन 8 की सेल ना रिकॉर्ड करें ताकि कल को बेइज्जती ना हो रिवर्स करने से। तो हम आज सेल रिकॉर्ड ही 92 की करेंगे। लेकिन कैश तो मिल गया है, कैश तो पूरा मिल गया है। अगर हम समझ रहे हैं कि बस इतने ही बिकेंगे और हम ये समझ रहे हैं कि 8 वापस करने पड़ जाएंगे, नहीं वापस करने पड़ नहीं जाएंगे, 8 वापस आ जाएंगे, तो उनका जो पैसा ले लिया हुआ है वो वापस करना पड़ जाएगा। तो हम इसको आज सेल नहीं मान रहे, तो फिर लायबिलिटी मान रहे। तो 4000 को लायबिलिटी बनाएंगे। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का वर्ड भी ठीक है, रिफंड लायबिलिटी का वर्ड भी ठीक है। 4000 दोबारा कैश पूरा मिल गया, ये मिला है 100 चीज़ों का, लेकिन हम 8 चीज़ों को अभी सेल ही नहीं मान रहे। तो वो चीज़ जिसके पैसे मिल गए और अभी सेल नहीं मानी, तो फिर लायबिलिटी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि कल कोई चीज़ें वापस आ जानी है, और वापस आ जानी है तो पैसे वापस करने पड़ जाने हैं, इसलिए लायबिलिटी। और ये तो आप बचपन से सीख चुके कि सेल की एंट्री करेंगे, लेसर में भी करते रहे बल्कि, तो साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। एक लाइन छोड़ी है मैंने एक लाइन छोड़ी है, इन्वेंट्री क्रेडिट, एक लाइन लिखनी है मैंने। इन्वेंट्री से कितने निकल गए, इन्वेंट्री से कितने निकले, पूरे 100, जो कि हमें 300 के कॉस्ट किए हुए हैं। इन्वेंट्री से तो सारे गए, लेकिन जब हम सेल्स सिर्फ 92 को मान रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी 92 को मानना चाहिए। 27,600, बाकी किधर गए, 300 में चले गए, बाकी किधर गए। हम लायबिलिटी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम इस बात की उम्मीद कर चुके कि हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो फिर वो जो चीज़ें कस्टमर हमसे ले गया है, फिर वो हमें वापस लेनी होंगी। यानी अगर पैसे वापस करने को हम जिम्मेदारी कह रहे हैं, तो चीज़ें वापस लेने को अपना हक कहेंगे। इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि यहाँ से तो गए, लेकिन अब हमारा एक राइट टू रिसीव है कि हम वो चीज़ें वापस ले सकते हैं। तो इसको हम अपना एक एसेट बना लेंगे, फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स। 8 × 324, ये 1 जनवरी की एंट्रीज हैं। क्वेश्चन 15 करके, बस क्वेश्चन 15 ही करना है, कोई 20-25 मिनट लगेंगे, बस फिर छुट्टी में। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। अब 30 दिन गुजर गए और उसके हैं 3 सिनेरियो। सिनेरियो ए, 30 जनवरी आ गई। सिनेरियो ए क्या है कि जो हमने सोचा था कि 8 वापस आ जाएंगे, वो नहीं आए, तो चलो अगले महीने आ जाएंगे, हैं? नहीं, बस 30 दिन पूरे हो गए, तो अब वो वापस नहीं आए, तो मतलब बिक गए। तो जो हमने सेल नहीं मानी अब मान लें, सेल्स क्रेडिट अब कर लें। तो पहले क्या किया था उसको, तो बस वो लायबिलिटी ख़त्म, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ख़त्म,
और अब ये हमारी सेल्स बन गई। और सेल्स मान लें तो कॉस्ट ऑफ सेल भी मान लें, तो कॉस्ट ऑफ सेल जो रोकी हुई थी वो भी मान लेते हैं। और अब हमें जब ये चीज़ें वापस ही नहीं आनी तो फिर क्या फ़ायदा उसका एसेट फॉर रिकवरी बनाने का। ये सिनेरियो ए है। अच्छा बोलें फ़ौरन नहीं बोलिएगा, सब सोचें ज़रूर कि बी की एंट्री क्या होगी। बोलना नहीं है अभी और पीछे देखना भी नहीं है। सोचें सिनेरियो बी में क्या होगा। खामोशी से सोचना है। सोच लिया? 3 वापस आ गए, 5 वापस आ गए। सोचा था कि 8 वापस आएंगे, तो जो सोचा था 5 बहरहाल वापस आ गए। जो वापस आए उनके वाकई ही पैसे देने पड़ गए और चीज़ें भी वापस आ गई, और जो 3 नहीं आए वो सेल हो गई। तो जो सेल मान लें वो सेल्स क्रेडिट 3 × 500 1500, और जो वापस आ गए उनको सेल रिटर्न मान लें। सेल रिटर्न ना माने, बचपन में तो सेल रिटर्न मानते थे। हमने उनको सेल ही नहीं माना था, हमने रखा ही लायबिलिटी थी कि उनको वापस तो पैसे करने पड़ ही जाने, तो वो करने पड़ गए। तो अब जब वापस करने पड़ गए तो कैश क्रेडिट हो गया। किस्सा बहरहाल खत्म, इसलिए लायबिलिटी खत्म। लायबिलिटी पूरी खत्म। दूसरी एंट्री, जिनको बेचना मान लिया उनको कॉस्ट ऑफ सेल भी मान लें। कितना? 300 900, और जो वापस आ गए वो इन्वेंट्री में वापस आ गए, क्योंकि इन्वेंट्री से सबको निकाल दिया था। तो वो 5 इन्वेंट्री में वापस आ गए और उनको बगैर ताने मारे रख लेंगे स्टोर में। कितने? 1500। और वो जो 8 की वापसी का एक राइट बनाया हुआ था वो बस अब किस्सा ख़त्म हो गया। हमारी सोच से ज़्यादा वापस आ गए। सोचा था 8 वापस आएंगे, वो तो आए ही आए, 10 वापस आ गए। तो जो सोचे थे वापस आएंगे वो तो चलो आए ही आए, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी तो ख़त्म, लेकिन 2 और आ गए, वो सेल रिटर्न है। लेकिन सेल रिटर्न का अब उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है IFRS 15 के बाद, बस सेल ही डेबिट है। सेल ही डेबिट, सेल रिटर्न नहीं, सेल बस सेल्स डेबिट, यानी हम सेल्स ही की अमाउंट कम कर लेंगे। देखें जो 8 पहले ही सोचे थे वो तो वापस आए ही आए, उनके तो पैसे देने ही हैं, 2 के मजीद पैसे देने पड़ गए, तो वो सेल वापस हो गई 1000। टोटल कितनों के पैसे देने पड़ गए? 10 के ना, तो 10 × 500, ये वो 5000। ओके।
और अगर सेल्स रिवर्स की है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स होगी। एक तो 10 चीज़ें सारी की सारी स्टोर में आ गई, इन्वेंट्री डेबिट 10 इंटू 300 3000। 8 तो पहले ही उम्मीद थी आएंगी, उनके लिए हमने ये बनाया हुआ था, वो रिवर्स हो गया। $2400 ये, और 2 और वापस आ गए, तो अगर उनकी सेल रिवर्स की है तो कॉस्ट ऑफ सेल भी रिवर्स होगी। हाँ जी, छुट्टी करें? नहीं यार, अब अच्छा नहीं लग रहा मुझे, आप आए हैं इतनी दूर से। नींद आ रही है? नींद आ रही है, चलें फिर एक दो एग्जाम्पल। नहीं आ रही तो पढ़ लें फिर। नहीं, क्वेश्चन वादा मैंने 15 कहा था, क्वेश्चन नहीं और करा रहा। चलो ठीक है, छुट्टी, अल्लाह हाफ़िज़।